हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट मी इन्फॉर्म में। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के बारे में जानने के बाद आज हम बात करेंगे आईआरएस के बारे में। आईआरएस भी आईपीएस, आईएएस और आईएफएस के जैसी ही पावरफुल, प्रेस्टिजियस और बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईआरएस क्या होता है, आईआरएस ऑफिसर्स काम क्या करते हैं, क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, एग्ज़ाम पैटर्न, आईआरएस ऑफिसर्स को मिलने वाली सैलरी और फैसिलिटीज़ के बारे में। So, without wasting time, let's begin with the very first question, that is, what is IRS? यानी IRS होता क्या है? IRS की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, मतलब भारतीय राजस्व सेवा। IRS ग्रुप ए की सर्विस होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। ये वित्त मंत्रालय में मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री में राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत काम करती है। ये अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स के कलेक्शन और मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करती है। IRS ऑफिसर्स को कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो आदि के लिए अपॉइंट किया जाता है और इससे रिलेटेड नियम और नीति तैयार करने में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। IRS ऑफिसर बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है। इसे UPSC हर साल कंडक्ट कराती है। आपको बता दें कि IAS, IPS, IFS और IRS सभी के लिए जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो सेम ही होता है। आपकी रैंक और आपकी प्रेफरेंस ये डिसाइड करती है कि आपको कौन सी जॉब मिलने वाली है। देखते हैं एलिजिबिलिटीज़ की तरफ। सबसे पहले तो अगर हम नेशनैलिटी की बात करें तो IRS ऑफिसर बनने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना या फिर सिटीजन ऑफ नेपाल या सिटीजन ऑफ भूटान होना कंपलसरी है। आइए जानते हैं IRS बनने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस के बारे में। IRS ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। वो डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, चाहे आपने BA किया हो, BSc, BTech या कोई भी बैचलर्स डिग्री आपके पास हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 21 ईयर्स से 32 ईयर्स तक रखी गई है। इसके बाद OBC कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 21 से 35 ईयर्स रखी गई है, मतलब OBC कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। SC या ST कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 37 ईयर्स रखी गई है। SC और ST कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद कुछ रिलैक्सेशन फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को भी दिया जाता है। तो अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एज लिमिट 21 से 42 ईयर्स तक है। OBC से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एज लिमिट 21 से 45 ईयर्स तक है। और अगर SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एज लिमिट 47 ईयर्स रखी गई है। आइए अब देख लेते हैं नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की तरफ। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स 7 रखे गए हैं, मतलब जनरल कैंडिडेट्स 7 बार एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा SC या ST कैंडिडेट्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब तक उनकी एज लिमिट नहीं हो जाती तब तक वो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा OBC कैंडिडेट्स के लिए 9 अटेम्प्ट्स रखे गए हैं। आइए अब समझते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न को। UPSC का जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है वो आपको 3 स्टेजेस में देना होता है। पहली स्टेज होती है प्रीलिमिनरी स्टेज मतलब प्रीलिम्स। इसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है और उसके बाद होता है पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स को पास करने के बाद ही आप मेंस में बैठ सकते हैं, मतलब मेंस एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं और मेंस को क्वालिफाई करने के बाद ही आप पर्सनालिटी टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो आइए देखते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीलिम्स की तरफ। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले जो आपका पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज़ का, जिसके अंदर आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज़ जो है वो ये है कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसके बाद जो सेकंड पेपर होता है वो होता है सी सेट, जिसमें आपसे 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का ही टाइम दिया जाएगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद आपकी एक कट ऑफ जारी की जाती है, जिसमें सिर्फ पेपर 1 के मार्क्स काउंट होते हैं। पेपर सेकंड सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसमें आपको 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। लेकिन पेपर 1 में आपको अच्छा स्कोर करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपका मेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन होता है। अब अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आता है आपका मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम में टोटल 9 पेपर्स होते हैं, मतलब 9 पेपर टोटल होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आपका पेपर होता है वो होता है एसे का। एसे में आपको 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको एसे लिखना होता है। ये एसे आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एसे का एग्ज़ाम जो है वो 250 मार्क्स का होता है। इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होता है वो होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, और इसमें आपको एक इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होता है और एक एग्ज़ाम किसी भी एक इंडियन लैंग्वेज का देना होता है। ये जो दोनों एग्ज़ाम होते हैं ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। इनके मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होते। इनमें आपको केवल 33% मार्क्स गेन करने होते हैं। इसके बाद आपके जीएस के पेपर होते हैं। जीएस के आपके 4 पेपर होते हैं टोटल, जो चारों पेपर आपके 250 मार्क्स के होते हैं, मतलब चारों 250 मार्क्स के होते हैं। जीएस के जो आपके ये एग्ज़ाम्स होते हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनका बहुत अच्छा वेटेज होता है और इनके मार्क्स मेरिट में काउंट होते हैं। इसके बाद आपके 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। जब आप यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। देखिए, सब्जेक्ट एक चूज़ करना होता है, उसी एक सब्जेक्ट के आपके 2 एग्ज़ाम्स होंगे। वो दोनों एग्ज़ाम्स 250 मार्क्स के होंगे, मतलब ऑप्शनल में आपका 500 मार्क्स का वेटेज होता है। तो टोटल जो आपका मेंस एग्ज़ाम है वो हो जाता है 1750 मार्क्स का, मतलब 1750 नंबर का आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। इसके बाद आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट 275 मार्क्स का होता है, और मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट दोनों के मार्क्स को ऐड करके मेरिट तैयार की जाती है, जिसके बेसिस पर ये तय किया जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और आपकी रैंक भी इसी मेरिट के हिसाब से तय की जाती है। इसमें आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम नंबर जो हैं वो काउंट नहीं होते। तो ये है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न को जान लेने के बाद अब हम चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, जो है कि आईआरएस ऑफिसर्स की सैलरी कितनी होती है और इन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो अगर बात करें सैलरी की, तो आईआरएस ऑफिसर्स की सैलरी अराउंड 90,000 होती है, मतलब 90,000 रुपये के करीब आपकी सैलरी होगी अगर आप एक आईआरएस ऑफिसर बन जाते हैं तो। इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आईआरएस ऑफिसर्स को दी जाती हैं। ज़्यादातर आईआरएस ऑफिसर्स को रहने के लिए घर प्रोवाइड कराया जाता है, और अगर घर प्रोवाइड नहीं कराया जाता तो गवर्नमेंट सैलरी के अलावा उन्हें कुछ अलग से पैसे देती है, जिससे कि वो एक अच्छे घर में रेंट पर रह सकते हैं। घर के अलावा आईआरएस ऑफिसर्स को गवर्नमेंट व्हीकल भी प्रोवाइड कराया जाता है, और
मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस यानी कि उनके मेडिकल ट्रीटमेंट का जो खर्च है वो भी गवर्नमेंट ही उठाती है। इसके अलावा लाइफ टाइम पेंशन भी IRS ऑफिसर्स को मिलती है। इन सब के अलावा भी कुछ और फैसिलिटीज़ हैं जो IRS ऑफिसर्स को दी जाती हैं। तो ये थी IRS के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। थैंक यू।